अस्सलामुअलैकुम। कहानी शुरू करने से पहले ये ज़रूर बताइए कि देवता कहानी में फरहाद अली तैमूर के अलावा आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? अमेरिका, इसराइल और रूस के अकाबरीन ने बाबा साहब के दायरे में जनाब तबरेज़ी से रब्ता किया और ये शिकायत की, मोहतरम, आप सच्चे और इंसाफ पसंद कहलाते हैं, लेकिन आपने टेलीपैथी को ख़त्म करने के लिए एक तरफा कार्रवाई की है। फरहाद साहब की फैमिली और आपके दायरे में तमाम मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले हैं। बाकी जितने गैर मुस्लिम हैं उन्हें आपने टेलीपैथी के इल्म से महरूम कर दिया है। जनाब तबरेज़ी ने फरमाया, आप हजरात हमेशा मुसलमानों से नाइंसाफ़ी करते आए हैं और कर रहे हैं, इसलिए हम पर शुबा कर रहे हैं कि आपसे नाइंसाफ़ी की जा रही है। मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर सच कहता हूँ कि मैं और आमना रूहानी टेलीपैथी के आमिल हैं। दुनियावी मादी टेलीपैथी जानने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा है। हो सकता है आप हमेशा की तरह सच कह रहे हो, लेकिन आप हमारा शुबा किस तरह दूर कर सकते हैं? शक व शुबे का इलाज होता है। आप अपने ज़राए से सच और झूठ को समझ सकते हैं। हिंदू और यहूदियों से हमेशा आपकी दोस्ती रहती है। नीलमा महाराज और गुरुदेव बदस्तूर ख्यालख्वानी कर सकते हैं। आप सच मालूम करने के लिए उनकी खिदमत हासिल करें। एक यहूदी अल्पा है जो इस्लाम कबूल करने के बावजूद आधी तीतर और आधी बटेर साबित हो रही है। उसने पारस से अलहदा होकर एक अलग राह इख्तियार की है। कहीं छुपकर अपनी टेलीपैथी के इल्म को महफूज रखे। यहूदी आपके दोस्त हैं, आप अल्पा की खिदमत हासिल कर सकते हैं। यह दुरुस्त है कि हमें शुबा दूर करने के लिए अपने ही ज़राए को काम में लाना चाहिए। हम अपने तौर पर उन मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों तक ज़रूर पहुंचेंगे जो फरहाद के अलावा हैं और जिन्होंने ट्रांसफार्मर मशीन से ये इल्म हासिल किया था। मैं दुआ करूंगा कि आप हजरात का शुबा दूर हो जाए। आपने दुनिया के तमाम हिस्सों में दवा स्प्रे कराई है और कोई जगह नहीं छोड़ी। हमारा ख्याल है आइंदा आप ये दवा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं समझेंगे, क्योंकि इस दवा से मसनूई टेलीपैथी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। आपका ख्याल गलत है। जिस तरह अल्पा अभी तक इस दवा के असर से महफूज है, उसी तरह हो सकता है कुछ और टेलीपैथी जानने वाले कहीं छुपे हों। हमारे जिम्मेदार अफराद दुनिया के नक्शे में ऐसे मुकामात तलाश कर रहे हैं जहां ये दवा स्प्रे करने से रह गई हो। आइंदा हमारी टीम ज़ेर ज़मीन हिस्सों में भी जाकर अपना काम पूरा करेगी। उन्होंने जनाब तबरेज़ी से रब्ता ख़त्म कर दिया। अमरीकी अकाबरीन इस ख्याल से मुतमईन रहे कि एंटी टेलीपैथी दवा एक बार अमरीका में स्प्रे कर दी गई है, दूसरी बार इस जगह स्प्रे नहीं की जाएगी। इस इत्मीनान के साथ बड़ी राजदारी से ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए जा सकेंगे। उन्होंने पहला काम यही किया। उन्हें 3 तरह का नुकसान पहुंचा। एक तो नादीदा गोलियां और दूसरे फ्लाइंग कैप्सूल नाकारा हो गए। तीसरा नुकसान टेलीपैथी के खात्मे से हुआ। वो तीसरा नुकसान जल्द से जल्द बासानी पूरा कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने पहले 6 और बासलाहियत जवानों का इंतखाब किया और उन्हें जजीरे में पहुंचाकर ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा। मेरा मामूल और ताबेदार, जो वहाँ का इंचार्ज भी था और सिक्योरिटी अफसर भी, वो 6 जवानों को बारी बारी इस मशीन से गुजरते देख रहा था। उनके इस अमल से पहले उसने एक जगह छुपकर एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे की थी। एक आला हाकिम और 4 फौजी अफसरान वाशिंगटन से आए। ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने वालों पर नीम बेहोशी और नक्काहत तारी रहती थी। फिर 1 घंटे में तवानाई बहाल हो जाती थी। जब वो बेड पर उठकर बैठ गए तो उनसे कहा गया कि वो आला हाकिम और फौजी अफसरान के दिमागों में आकर गुफ्तगू करें। वो हुक्म के मुताबिक ख्याल ख्वानी की परवास की कोशिश करने लगे और परेशान होने लगे। फौज के एक आला अफसर ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम लोग भूल गए हो कि किस तरह किसी के भी लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की जाती है? 6 में से एक ने कहा, सर हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मेरी सोच की लहरें परवाज नहीं कर रही हैं। बाकी 5 जवानों ने भी यही मजबूरी जाहिर की। आला हाकिम ने हैरानी से कहा, इस मशीन से सैकड़ों अफराद टेलीपैथी के इल्म हासिल कर चुके हैं, लेकिन तुम लोग नाकाम क्यों हो रहे हो? क्या मशीन में कोई खराबी पैदा हो गई है? वहाँ जितने माहिर मैकेनिक थे वो मशीन के एक एक पुर्जे को चेक करने लगे। फिर उन्होंने कहा, मशीन में कोई खराबी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। वो सब सर जोड़कर सोचने लगे, जब मशीन बिल्कुल ठीक है तो वो मतलूबा जवानों को टेलीपैथी क्यों नहीं सिखा रही? एक हाकिम ने कहा, एक ही बात समझ में आती है, एंटी टेलीपैथी दवा जो स्प्रे की गई है, फिजा में उसके असरात अभी बाकी हैं। हमारे जवान इस मशीन से गुजरने के बाद उस फिजा में सांस लेते रहे और सांसों के जरिए दवा के असरात उनके दिमागों में पहुंचते रहे, इसलिए हमें नाकामी हो रही है। मशीन ठीक है। फौज के काल अफसर ने कहा, हमें 3 दिन पहले दवा स्प्रे किए जाने की इत्तला मिली थी। क्या इस दवा के असरात 3 दिनों के बाद भी फिजा में मौजूद रह सकती हैं? दूसरे अफसर ने कहा, रह सकते हैं। पहले जो दवा तैयार की गई थी उसके असरात फिजा में चंद घंटों तक रहते थे और टेलीपैथी जानने वाले सिर्फ 12 घंटों तक इस इल्म से महरूम रहकर फिर ख्याल ख्वानी करने लगते। इस बार ऐसी तेज़ और देर पास रात रखने वाली दवा स्प्रे की गई है कि टेलीपैथी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। ऐसी तेज़ और पावरफुल दवा के असरात 3 दिन तो क्या 3 हफ्तों तक भी फिजा में रह सकती हैं। चंद काबरीन ने तायद की, जो दवा हमेशा के लिए टेलीपैथी का खात्मा कर सकती है उसके असरात फिजा में हफ्तों तक कायम रह सकते हैं। एक ने कहा, हमें बाबा साहब के दायरे से ये मालूम करना चाहिए कि इस दवा के असरात फिजा में कितने अरसे तक रहते हैं। दूसरे ने कहा, उनसे ये पूछना मुनासिब नहीं है, वो लोग समझ लेंगे कि हम इस दवा के असरात का हिसाब कर रहे हैं, फिर ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए अपने मुल्क में टेलीपैथी जानने वाले पैदा करना चाहते हैं।
दूसरे ने कहा वो नादान नहीं है, वो समझते कि जब हमारे पास मशीन है तो हम आज या कल या एक बरस बाद टेलीपैथी जानने वाले ज़रूर पैदा करेंगे। फिर उनसे दुआ के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने में हर्ज क्या है? हर्ज है, वो दुश्मन है, कभी सही मालूमात फराहम नहीं करेंगे। हम 2 हफ्तों के बाद फिर अपने जवानों को इस मशीन से गुजारेंगे और उनके टेलीपैथी के इल्म को राज रखेंगे। कभी हालात ने हमारे टेलीपैथी जानने वालों को जाहिर किया तो ये एक अलग बात होगी, वरना हम हमेशा राजदारी से काम लेंगे। इस मशवरे को सबने पसंद किया और फैसला किया कि अभी वो सब्र तहम्मुल से 2 हफ्तों तक इंतजार करेंगे, इसके बाद दोबारा इस मशीन को आजमाएंगे। इधर अमरीकी अकाबरीन टेलीपैथी की कुव्वत हासिल करने के इंतजार में थे, उधर इसराइली अकाबरीन ने पोरस से सौदेबाजी की। वो अपने 4 आलमी शोहरत रखने वाले नहायत ही ज़हीन और तजुर्बेकार डॉक्टर रूम की तरफ रवाना कर चुके थे, ताकि पोरस उनकी खिदमत हासिल करके टेलीपैथी को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली दवा तैयार करा सके और पारस और अली तैमूर समेत जितने मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले हैं उन सबको इस इलम से महरूम कर सके। वो चारों डॉक्टर रूम पहुंच गए। उन्होंने एक 5 स्टार होटल में क़याम किया। पोरस को फ़ोन के जरिए उन डॉक्टरों के नाम और हुलिया बताए गए। वो उन चारों से दूर रहकर उनकी निगरानी कर रहा था। पहले इत्मीनान करना चाहता था कि पारस उससे बेखबर है और पिछली बार की तरह आइंदा उसकी तैयार होने वाली दवाएं चुराने के लिए अभी से कोई जाल नहीं बिछा रहे। वो सुबह से शाम तक उन डॉक्टरों की मसरूफियात देखता रहा। कोई उनसे होटल में मिलने नहीं आया और ना कोई उनकी निगरानी करता हुआ दिखाई दे रहा था। तब उसने फ़ोन के जरिए उनसे रब्ता किया, फिर कोड वर्ड्स अदा करते हुए बोला, आज रात की ट्रेन में आप चारों के लिए बर्थ रिजर्व कराए गए हैं, आप सफ़र करें। सुबह फ्रांस के सरहदी स्टेशन पर चेकिंग होगी। इस सफ़र के बाद स्टेशन से बाहर जाकर पेरिस जाने वाली लग्जरी बस में सवार हो जाएं। मैं आप लोगों से इसी तरह फ़ोन पर रब्ता रखूंगा। उन चारों ने उसकी हदायत पर अमल किया। रात को ट्रेन में सवार हो गए। उसने भी ट्रेन में सफ़र किया, लेकिन वैसे मेकअप और गेटअप में था कि उसे कोई दोस्त या दुश्मन पोरस की हैसियत से पहचान नहीं सकता था। नताशा और नतालिया पेरिस के एक मुजाफाती इलाके में पहुंची हुई थी। वहीं उन्होंने एक लेबॉर्ट्री कायम की थी। ब्रेन आदम ने पोरस से कहा था कि अल्पा से कोई रब्ता नहीं हो रहा है, शायद वो टेलीपैथी से महरूम हो गई है। अल्पा ने पोरस से रब्ता करके खुद को बिली डोना कहा था, क्योंकि वह खुद को अल्पा कहती तो पोरस कभी यकीन ना करता कि वो पारस को छोड़कर उससे दवा की तैयारी में ताउन करने आई है, और वो ताउन कर रही थी। उसने टेलीपैथी के जरिए पेरिस की पुलिस और इंतजामिया के चंद बड़े अफसरान को अपना मामूल और ताबेदार बनाया, ताकि वो अफसरान नताशा, नतालिया और पोरस के लिए मुजाफाती इलाके में लेबॉर्ट्री कायम करने के सिलसिले में किसी तरह की रुकावट ना बने। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए ऐसे कागजात तैयार कराए थे जिनके मुताबिक वो तीनों और वो चारों डॉक्टर फ्रांस के बाशिंदे साबित होते। पोरस ने वहां रहने और लेबॉर्ट्री में दवा तैयार करने की प्लानिंग इसलिए की थी कि पेरिस की मशरकी सिमत के एक मुजाफाती इलाके में बाबा साहिब का दारा था और मगरबी सिमत में उसने अपनी लेबॉर्ट्री कायम की थी। एक नफ्सियाती हरबाज मारा था कि मैं और मेरी टेलीपैथी जानने वाले शुबा नहीं करेंगे कि पोरस दवाएं तैयार करने के लिए उनसे तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। कोई भी मुखालिफ हो वो जान का दुश्मन बनकर सारी दुनिया में ढूंढता फिरेगा, और जिसे ढूंढ रहा है उसकी बेबाकी और दीदा दलेरी के बारे में ये सोच भी नहीं पाएगा कि वो उसके आसपास ही साई की तरह है। बगलगीर होने वाले दोस्त होते हैं, लेकिन गले मिलते वक्त एक दूसरे को देख नहीं पाते। इसी तरह पोरस मुझसे और बाबा साहब के दायरे से बगलगीर होने की हद तक करीब रहेगा, तो उसे हम में से कोई नहीं देख पाएगा। और इसमें शुबा नहीं था कि पोरस ने इंसानी नफ्सियात को समझते हुए अपने काम के लिए नहायत माकूल जगह का इंतखाब किया था। एक ट्रेन की एक बोगी में कई कैबिन बने हुए थे। एक कैबिन में उन 4 डॉक्टरों के लिए 4 बर्थ थे, जिन पर वह आराम से लेटे हुए थे। ट्रेन रात की तारीकी में तेज रफ्तारी से जा रही थी। पोरस उसके साथ वाली बोगी के एक सीट पर खिड़की के पास बैठा हुआ था। कई मुसाफिर ऐसी ही सीटों पर नीम दराज होकर सो रहे थे। वो भी आंखें बंद करके सोना चाहता था। फिर पराई सोच की लहरों को दिमाग में महसूस करते ही उसने सांस रोक ली और सीट पर सीधा होकर बैठ गया। एल्पा ने बिली डोना बनकर दोस्ती करने के बाद कोडवर्ड्स मुकर्रर किए थे, जिन्हें सुनकर वो उसे दिमाग में आने देता था, लेकिन अभी महसूस होने वाली सोच की लहरें जिसकी थी उसने कोडवर्ड्स अदा नहीं किए थे। गोया आने वाली अल्पा नहीं थी, कोई और था। दूसरी बार वही सोच की लहरें आईं और किसी ने कहा, सांस ना रोको, एक दिन तो इसे रुकना ही है, अभी 2-4 बातें कर लो। पोरस ने नागवारी से पूछा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पीछा ना छोड़ने वाला बेहतरीन दुश्मन हूँ। हमारे नामों में सिर्फ ए और ओ का फ़र्क है। अच्छा, तो तुम पारस हो? आवाज़ और लहजा बदल कर आए हो? हाँ, एहतियात लाजमी है। मैंने सोचा तुम्हारे अंदर कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला हो सकता है। वो मेरा असल लब लहजा सुनकर मेरे दिमाग में भी आने लगेगा। तुम ये अंग्रेज़ी ज़ुबान एक कनारी की तरह बोल रहे हो। अगर पारस हो तो फ्रांसीसी ज़ुबान में या उर्दू में बोलो। वो उर्दू ज़ुबान में बोला। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि उसकी महफिल में इसलिए आ गया हूँ कि आप मुझको महफिल से निकाल के पछता रहे हो। तो तुम पारस नहीं हो। एक हिंदुस्तानी की तरह हिंदी ज़ुबान बोल रहे हो। हिंदी में हरफ खे को खे और फे को फे कहती हैं। चलो, अगर उर्दू नहीं बोल सकते हो तो फ्रांसीसी ज़ुबान बोलो। तुम बहुत चालाक हो। तुमने कैसे मालूम किया कि मैं फ्रांसीसी और उर्दू ठीक तरह नहीं जानता हूँ? बेहतर है अंग्रेज़ी बोलो। ये फे और खे वाला तलफ़ुज़ पत्थर की तरह दिमाग में लगता है। पारस फ्रांस में पैदा हुआ और वहीं जवान हुआ। रवानी से फ्रांसीसी बोलता है
और उसने अपने बाप से उर्दू जुबान सीखी है। इसने मैंने जुबानों के जरिए तुम्हारे पारस ना होने की तस्दीक कर ली। तुम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में सिर्फ 3 टेलीपैथी जाने वाले रह गए हैं, नीलमा महाराज और गुरुदेव। शायद तुम महाराज हो। मैं भाई महाराज का छोटा भाई गुरुदेव हूँ। खुद को पारस क्यों जाहिर कर रहे थे? तुम और पारस एक दूसरे के लिए जोड़ का तोड़ो। जहानत और सलाहियतों में एक दूसरे से कम नहीं हो। मैंने सोचा पारस बनकर तुमसे बोलूंगा तो तुम एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाओगे कि वो अब भी ख्याल ख्वानी करता है और तुम इस इल्म से महरूम हो गए हो। तुम मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं कर सकते। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। ठहरो, सांस ना रोकना। मैं दोस्त बनकर आया हूँ। ये चाहता हूँ कि तुम्हारे काम आऊँ। तुम मेरी टेलीपैथी की मदद से पारस पर गालिब आ सकते हो। तुम जितनी दवाएं तैयार करते रहे, पारस उन दवाओं को और उनके फार्मूलों को चुराता रहा और बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाता रहा। अब तुम चाहो तो मेरे जरिए उसे नुकसान पहुंचा सकते हो और उस पर गालिब आ सकते हो। शायद तुम नहीं जानते, वो जिस तरह मुझ पर हमले करता है उसी तरह मैं उसे मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। अगर वो चाहता तो अपने बाप की टेलीपैथी के जरिए मेरे पीछे पड़ जाता, मुझे सुकून से रहने ना देता, लेकिन वो बाप की मदद नहीं ले रहा है। फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों लूँ? तुम अजीब हो। क्या दुश्मन अचानक तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा तभी तुम जवाबी कार्रवाई करोगे? मैंने अब तक जितनी भी जिंदगी गुजारी है उसमें सिर्फ एक बार दुश्मनी में पहल की है, वरना कभी ये नहीं कहता कि आ बैल मुझे मार। दरअसल मुझमें और पारस में बहुत मुताबिकत है। चाहे जहानत हो, चालबाजी और मक्कारी हो, हाजिर दिमागी हो और चौंका देने वाली सलाहियतों का मुजाहरा हो, हम किसी भी मामले में एक दूसरे से कमतर होना नहीं चाहते। मैंने यह आजमाने के लिए कि पारस किसी मामले में मुझसे बाजी ले सकता है ये नहीं, पहली बार उसे छेड़छाड़ शुरू की और उसकी महबूबा बिलियर्डोना को उसे छीन लिया। गुरुदेव ने कहा, हमें पता है, शेर के मुंह से निवाला छीनने वाली बात थी। तुमने पारस से उसकी महबूबा को छीन लेने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वो कामयाबी मुझे बाद में महंगी पड़ी। मैंने अपने असूलों के खिलाफ जिंदगी में पहली बार दुश्मनी करने में पहल की थी, अब नहीं करूंगा। गोया तुम उससे खौफजदा होने और उसे कतराने का इतराफ कर रहे हो। पिछली गलतियों से सबक हासिल करना दानिशमंदी है। दुश्मनों से कतराना हिकमत अमली कहलाती है, उनसे खौफजदा होना बुज़दिली है। मैं अपनी जुबान से क्या कहूँ? जाओ और पारस से पूछो, वो कहेगा कि पोरस बला का बेबाक और मामला फहम है। क्या ये मामला फहमी नहीं है कि जब तुम्हारा और पारस का टकराव होता ही रहेगा तो क्यों ना तुम उसकी किसी चालबाजी से पहले उसके होश उड़ा दो? मुझे अपनी जहानत और सलाहियतों पर इस कदर एतमाद है कि अचानक होने वाले हमले का जवाब भी दे सकता हूँ और अपना बचाव भी कर सकता हूँ। लिहाजा जितने दिन आराम से गुजरे हैं उस आराम को हराम नहीं करना चाहता। मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आया था कि तुम्हारी टेलीपैथी की कमी को मैं दोस्त बनकर पूरा करूंगा, क्योंकि तुम तनहा और तुम्हें पारस के अलावा नीलमा जैसी खतरनाक औरत से भी निमटना होगा। वो नया जिस्म हासिल करके आएगी तो तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे दिन रात से खेलती रहेगी और इस तरह उलझाएगी कि तुम दूसरे महाज पर पारस के मुकाबले में जहानत से काम लेना भूल जाओगे। गुरुदेव कहलाने वाले धर्मराज, मैं समझ गया, जब तक दो टोक बात नहीं करूंगा तब तक तुम अपनी खुदगर्ज दोस्ती और मोहब्बत से बाज नहीं आओगे। तुम टेलीपैथी के जरिए इसलिए मेरे मददगार बनना चाहते हो कि तुम्हारी इस मेहरबानी के एवज तुम्हारे भाई की कातला नताशा को तुम्हारे हवाले कर दूं। अगर तुम इसे खुदगर्जी और सौदेबाजी समझते हो तो ये बहुत सस्ता सौदा है। जो सस्ते होते हैं वो सस्ता सौदा करते हैं। नताशा मेरी माँ जाई नहीं है, मगर मैंने जुबान से उसे बहन कहा है। तुम बहन की दलाली कर सकते हो, मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें दलाल कह दिया, अब तुम चले जाओ या सांस रोकूं। पोरस, तुम टेलीपैथी से खाली होकर एक टेलीपैथी जानने वाले से दुश्मनी मोल लेकर आज अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जानते हो मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतरीन बनाने के लिए क्या करने वाला हूँ? लो, अपनी बात का जवाब सुनो। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। गुरुदेव अपनी जगह हाजिर होकर झुंझला गया। बड़ा भाई महाराज उसके दिमाग में था और उसकी बातें सुनता रहा था। दोनों भाइयों ने सोचा था कि पोरस अब तनहा और टेलीपैथी से खाली है। अगर पारस और नीलमा के खिलाफ उसकी मदद की जाएगी तो वो उसके भाई की कातलन नताशा को उनके हवाले कर देगा। उनके दूसरे भाई को बिलियर्डोना ने कत्ल किया था। वो दोनों औरतों को तड़पा तड़पा कर बड़ी बेदर्दी से कत्ल करने के लिए बेचैन थे और ऐसे वक्त ये भूल रहे थे कि चारों भाइयों की जन्म कुंडली के मुताबिक ये पेश गोई थी कि वो बाकी दोनों भाई महाराज और गुरुदेव भी किसी न किसी औरत के हाथों मारे जाएंगे। महाराज ने गुरुदेव से कहा, धर्मराज, झुंझलाने से बात नहीं बनेगी। हमें ये मालूम करना होगा कि वो आजकल किस मुल्क के किस शहर में है। भाई महाराज, हमने अभी उसके दिमाग में रहकर ट्रेन की आवाज़ सुनी है। एक जगह ट्रेन रुकी थी तो आपने उसके करीब बैठी हुई किसी औरत की आवाज़ सुनी थी। वो किसी अजनबी जुबान में बोल रही थी। महाराज ने कहा, वो फ्रांसीसी जुबान बोल रही थी जो तुम नहीं जानते। एक अंदाज़ा किया जा सकता है कि फ्रांस के किसी इलाके में है। आप फ्रांसीसी जानते हैं कि उस औरत के दिमाग में गए थे? गया था, मगर उसने सांस रोक ली। ये बात समझ में आ गई कि उसके साथ नताशा या नतालिया किसी दूसरे मुसाफिर से बोल रही थी। इसका मतलब है कि वो दूसरा मुसाफिर भी फ्रांसीसी है या ये जुबान जानता है। हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो नताशा और नतालिया के साथ फ्रांस में कहीं है। हकीकतन पोरस के साथ नताशा और नतालिया नहीं थी। करीबी सीट पर एक हसीन औरत बैठी एक मुसाफिर से बातें कर रही थी। महाराज ने उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। क्योंकि वो पोरस के करीब बैठी हुई थी इसलिए महाराज ने उसे नताशा या नतालिया ही समझा और वह हसीना सांस रोकने के बाद दोबारा सांस लेते हुए सोच रही थी
कि इस ट्रेन में ऐसा कौन टेलीपैथी जानने वाला है जो उसके अंदर पहुंचने के लिए आया था, फिर दोबारा नहीं आया। अगर वो आता तो उसे अपने दिमाग में ज़रूर जगह देती और मालूम करती कि वो कौन है और क्या चाहते हैं। वो आने वाला कुछ ना कुछ कहता रहता तो उसकी बातों से वो खुद याद करती रहती कि वो कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। वो एक भरपूर जवान औरत थी, हुस्न और जवानी की दौलत से मालामाल। बदन ऐसा दिलकश था जैसे हीरे को तराशा गया हो। जब वो चलती थी तो दिल फेंक हजरात बेख्तियार उसके पीछे चलने लगते। महज दीवाने होकर पूछते थे, कहाँ जा रही हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। वो चलते चलते रुक जाती थी, किसी भी दीवाने को देखकर पूछती थी, क्या तुम मुझे जानते हो, बताओ मैं कौन हूँ, फिर हम दोस्त बन जाएंगे। उसे कोई भी तलब करने वाला हैरानी से पूछता था, क्या तुम अपने बारे में नहीं जानती हो, अपना नाम तो जानती होगी। वह मासूमियत से इनकार में सर हिलाती थी। औरत बेहद हसीन हो, भरपूर जवान हो और मासूमियत से अपने बारे में पूछती हो तो ऐसी भटकने वाली हसीना और ज़्यादा पुरकशिश हो जाती है। जी चाहता है उसे अपने दिल में भरकर अपने घर ले जाएं। जो हवस परस्त होती हैं मगर इज्जतदार होती हैं, वो उससे कतरा जाते थे कि पता नहीं कौन है, इसे अपने साथ कार में बिठा कर ले जाने से अपनी इज्जत का कबाड़ा ना हो जाए। जो मोहतात रहने के आदी थे वो सोचते थे, यह हसीना नीम पागल सी लगती है, खुद को ना पहचानने वाली की दिमागी सेहत पर लाजमन शुबा होता है। अकल समझाती है कि वो घर से या जहनी अमराज के अस्पताल से भाग कर आई है। अगर इसे अपने साथ ले जाया जाएगा तो इसे भगा कर ले जाने का इल्ज़ाम लग सकता है। ऐसे बदमाश भी थे जो अपनी इज्जत और कानून की गिरफ्त में आने की परवाह नहीं करते थे। ऐसे 3 बदमाशों ने उसे देखा था तो एक ने दूसरे से कहा, पता नहीं कौन है, मगर मकनातीस की तरह खींच रही है, इसे ले जाकर अपनी रातें रंगीन बना सकते हैं। दूसरे ने कहा, यह हसीन है मगर बड़ी संगीन है, हो सकता है इसके दौलतमंद और बड़े इख्तियारात रखने वाले दावेदार हों। वह इसके पीछे आकर हमें गोली मार सकती हैं या जेल की आनी सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हैं। तीसरे ने कहा, होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन खतरात से खेले बगैर ना कभी दौलत मिलती है ना औरत। अगर तुम मोहतात रहना चाहते हो तो घर जाओ, हम इसे अपने अपार्टमेंट में ले जाएंगे। एक ने हसीना से कहा, हम ये तो नहीं जानते कि तुम कौन हो, अगर तुम अपने बारे में कुछ जानना चाहती हो तो हमारे साथ चलो। एक पुलिस वाला हमारा दोस्त है, वो तुम्हारे अजीज़ों और रिश्तेदारों को तलाश करेगा। तुम्हारा कोई भी एक रिश्तेदार मिलेगा तो वह तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बता सकेगा। वो खुद किसी का सहारा लेना और किसी चार दीवारी में रात गुजारना चाहती थी, अपनी तन्हाई से घबरा रही थी। उनके साथ एक अपार्टमेंट में आ गई। वो तीनों खुश थे, ये कभी सोच नहीं सकते थे कि इतनी ज़बरदस्त हसीना हाथ आएगी। उस रात उन तीनों ने अपनी अपनी जेब खाली की। तमाम रकम मिलाकर जितनी हुस्न और शबाब को पा लेने की खुशी में पहली बार कीमती स्कॉच विस्की खरीदी। एक बड़े होटल से लजीज और महंगा खाना लेकर आए। वो बोली, मुझे भूख लग रही है, पता नहीं मैं कब से फाका करने लगी हूँ। उन्होंने खाने का एक पैकेट उसके सामने रख दिया। शराब की बोतल खोलकर 3 गिलासों में डबल पैक बनाते हुए एक ने कहा, औरत की जवानी को और इस नशे के पानी को बांट कर पिया जाए तो आपस में दोस्ती और मोहब्बत बढ़ती है। इससे पहले कि वो अपना जाम उठाते, हसीना ने एक जाम उठाकर एक घूंट पिया, फिर रख दिया। बाकी 2 दीवानों ने कहा, मेरी जान, हमें क्या मालूम था कि तुम भी शौक करती हो, तुमने इसके जाम को एक घूंट का बोसा दिया है, हमारे जाम को भी एक एक बोसा दो। उन्होंने अपना अपना गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मुस्कुराकर एक एक गिलास का एक घूंट पीकर उन्हें दिया। उन तीनों ने अपने अपने गिलास को फिजा में बुलंद करते हुए कहा, आज की रंगीन रात एक अजनबी हसीना के साथ, चेयर्स। उन्होंने बड़े मूड में आकर गिलासों को अपने होंठों से लगाया, फिर मस्ती और जोश में कई घूंट पी गए। फिर गिलास को मेज पर रख दिया। उन्होंने पहली बार महंगी शराब के चंद घूंट पिए थे, वो बहुत कड़वी थी। एक ने कहा, यारो, हमने ये विस्की पहले कभी नहीं पी, फिर भी विस्की इतनी कड़वी नहीं होती। उसके साथियों ने जवाब नहीं दिया, अपने खलक को हथेली से सहला रहा था। दूसरा दोनों हाथों से सर को थाम कर करा रहा था। वह कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। तीनों की हालत अजीब सी हो रही थी। वह अपनी अपनी कुर्सियों से उठे तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अपना तवाजन कायम न रख सके। उनमें से कोई मेज पर औंधे मुँह गिरा, कोई कुर्सी समेत पीछे उलट गया और जो तीसरा था वह संभलने की कोशिश करते हुए मेज के सिरे को थामकर हसीना की तरफ झुका, फिर फर्श पर उसके कदमों में गिरकर तड़पने लगा। उसके साथी भी फर्श पर एड़ियां रगड़ रहे थे। वह हैरानी से उन्हें देखकर बोली, ये तुम लोगों को क्या हो रहा है, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, नीचे से उठो, कुर्सियों पर बैठो। लेकिन वह गिरने के बाद उठ ना सके। उनकी बातों से झाग निकल रहे थे, दीदे फैल चुके थे। आखिर वह तड़प तड़प कर बिल्कुल साकित हो गए। वह अपनी जगह से उठकर उन तीनों के पास जाकर उन्हें देखने लगी, उन्हें आवाज़ें देकर जगाने लगी। लेकिन वो क़यामत की नींद सो रहे थे, क़यामत से पहले जाग नहीं सकते थे। उसे भूख लग रही थी, वो अपनी जगह आकर बैठ गई। पैकेट से खाने की चीज़ें निकालकर थोड़ा खाने लगी और बारी बारी तीनों गिलास उठाकर थोड़ा थोड़ा पीने लगी। वह मज़े से खा पी रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे वहाँ लाने वालों ने क्यों नहीं कुछ खाया, सिर्फ ज़रा सा पीकर क्यों सो गए हैं। वो समझ नहीं सकती थी कि उसके बोसों ने उन्हें मौत की नींद सुला दी है। नीलिमा को महज इसलिए शिकस्त का सामना करना पड़ता था कि वो आत्माशक्ति, काले जादू और टेलीपैथी पर बड़ा नाज करती थी। इन्हीं गैर मामूली सलाहियतों पर भरोसा करके जहानत से काम नहीं लेती थी। वो पोरस जैसे ज़हीन और हाजिर दिमाग जवान को ट्रैप करके नादीदा गोली के जरिए साय बनकर उसके अंदर समा गई थी। उस पर गालिब आ गई थी और ये समझ बैठी थी कि जिस तरह वो एक बार पोरस को अपने अंदर से नहीं निकाल पाई थी और उसके सामने बेबस हो गई थी, उसी तरह पोरस भी उसके सामने बेबस होकर घुटने टेक देगा।
लेकिन पोरस ने साबित कर दिया कि तमाम गैर मामूली सलाहियतें जहानत के बगैर कामयाबी अता नहीं करती। जहानत से काम ना लिया जाए तो नाकामी मुकद्दर बन जाती है। पोरस ने उसे अपना जिस्म छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया और शी तारा के हमशक्ल जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया। इस तरह वो दोबारा उसी जिस्म को हासिल न कर सकी। कोई दूसरा जिस्म हासिल करने के लिए उसे फिर इस वसी और इस दुनिया में भटकना पड़ा। इस बार उसकी आत्मा कमजोरी महसूस कर रही थी और ऐसा बार बार जिस्म बदलने के बायस हो रहा था। पहले वो अपने बूढ़े जिस्म में 150 बरस तक रही, फिर पहली बार वो बूढ़े जिस्म को छोड़कर देवी शीतारा के जिस्म में समा गई। पोरस ने उसे वो जिस्म छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसकी आत्मा भटकती हुई हिंदुस्तान आकर एक हसीन दोशीजा नंदा रानी के जिस्म में चली आई। वो जानती थी कि बार बार जिस्म तब्दील करने से आत्मा कमजोर होने लगेगी। इस आत्मा को शक्ति पहुंचाने के लिए उसे फिर दुनियादारी से दूर रहकर तपस्या करनी होगी। पता नहीं कितने अरसे तक तपस्या करने के बाद वो खोई हुई शक्ति हासिल होती, और इस बार उसकी आत्मा कुछ कमजोरी महसूस कर रही थी। उसकी आत्मा भटकती हुई यूरोप के मुल्क स्पेन पहुंची और वहां के दारुल सल्तनत और सबसे बड़े शहर मैड्रिड में घूमती रही। यह शहर बुल फाइटिंग के जानलेवा खेल तमाशे के बायस सारी दुनिया में मशहूर है। जो लोग कभी स्पेन नहीं गए उन्होंने फिल्मों में बुल फाइटर्स को देखा होगा और किताबों में पढ़ा होगा। मुसलमानों के लिए इस मुल्क में एक तारीखी कशिश है। यहाँ का एक बड़ा इलाका जो आज अंदालूसिया कहलाता है, वो दरअसल मुसलमानों का बसाया हुआ इलाका उंदलस है। यहाँ करतबा, गरनाता, अलहमरा और जन्नतुल आरिफ जैसे इस्लामी तारीखी मुकामात हैं। यहाँ तारीख में सबसे बड़ी सलीबी जंग लड़ी गई। मुसलमानों ने शानदार फतह हासिल करके तकरीबन 525 बरसों तक यहाँ इस्लाम का बोलबाला रखा। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए बड़ी शान और शौकत से हुकूमत करते रहे। मैं मुसलमानों की अजीम शान तारीख पेश नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं अपनी दास्तान पेश कर रहा हूँ। लेकिन यह तारीखी हकीकत आज भी जिंदा है कि मुसलमान बादशाहों की अय्याशी और हवस परस्ती तबाही का सबब बनती है। मेरी दास्तान में जो मनफी किरदार मुझे, मेरी फैमिली को और बाबा साहब के इदारे को शिकस्त देने और मिटा देने के लिए आते हैं और खुद मिट जाते हैं, तो ये महज इसलिए कि मेरी फैमिली और इदारे के तमाम अफराद बरसों से मुत्तहद रहते आए हैं। और मैं ये समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि आज तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तफिक होकर खारजा पॉलिसियाँ बनाएं और अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों के आगे सर झुकाने की बजाय अपना एक इस्लामी मुत्तहिदा महाज बनाएं, तो तमाम सुपर पावर्स और बड़े ममालिक की यही हालत होगी जो बाबा साहब के इदारे के सामने अमेरिका, इसराइल और दूसरे बड़े ममालिक की है। वो बार बार शिकस्त खाते हैं और बार बार नए हथकंडे इस्तेमाल करके हमारे इत्तेहाद के सामने नाकाम होते रहते हैं। वैसे जिक्र हो रहा था नीलमा का। उसकी आत्मा भटकती हुई इस्लामी तारीख के नाकाबिले फरामोश शहर गरनाता पहुंची। वहाँ उसने एक हसीन और जमील औरत को देखा तो दिल ने कहा तलाश खत्म हुई। वो ऐसा ही हुस्न और जमाल चाहती थी। उसका नाम नासिर अहमद था। उसका बाप अली अहमद एक बिजनेसमैन था। किसी ने कारोबारी दुश्मनी की बिना पर उसे कत्ल करा दिया था। एक बिजनेसमैन का बेटा नासरा पर आशिक होकर उसके पीछे पड़ गया था। उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो एक ईसाई जवान से शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए किराए के गुंडों से उसे अगवा कराया और शहर से दूर उसे एक कॉटेज में पहुंचा दिया। ऐसे ही वक्त नीलमा की आत्मा ने नासिरा को देखा था। फिर नीलमा भी उसके साथ इस कॉटेज में पहुंची। वहां नासिरा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब नीलमा चाहती थी कि नासिरा को किसी तरह मौत आए तो वो उसके जिस्म में समा जाए। चूंकि आत्मा का कोई ठोस वजूद नहीं होता, इसलिए वो खुद नासिरा को हलाक नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद इस कॉटेज के सामने वाले मैदान में एक हेलीकॉप्टर आकर उतरा। बहुत बड़े बिजनेसमैन का आशिक बेटा आया था। उसने कॉटेज में आकर इस कमरे के दरवाजे के लॉक को खोला, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। नासिरा ने इसे अंदर से बंद कर लिया था। वह दरवाजे पर दस्तक देकर बोला, नासिरा दरवाज़ा खोलो, मैं हेलीकॉप्टर लेकर आया हूँ। तुम्हें इस मुल्क से बाहर इटली के शहर रोम ले जाऊँगा। वहाँ तुम्हारे साथ शादी करके अपने वालिदैन से दूर अपनी एक अलग ज़िंदगी गुजारूंगा। वो बोली, ना मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी और ना तुमसे शादी करूँगी। जिद ना करो, मैं तुमसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो इसे तोड़कर अंदर आ जाऊँगा। सीधी तरह नहीं चलोगी तो तुम्हें बेहोश करके हेलीकॉप्टर में ले जाऊँगा। उससे पहले मैं अपनी जान दे दूँगी। उसने अपने गिरेबान में हाथ डालकर एक छोटी सी शीशी निकाली, फिर कहा, अपने डैडी के कत्ल के बाद मैं समझ गई थी कि मुझ पर कोई आफत आ सकती है, इसलिए मैंने जहर की ये शीशी छुपा कर रखी थी। दरवाज़ा तोड़ना चाहोगे तो ये जहर पी लूँगी। बाहर से उस आशिक ने दरवाजे को ज़ोर से लात मारी। इसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। नासिरा ने जब देखा कि बचाव की कोई सूरत नहीं है तो उसने शीशी खोलकर मुंह से लगा ली। 3-4 घोंट पीते ही उसके हाथ से शीशी छूटकर गिर पड़ी। वो भी आगे पीछे डगमगाती हुई फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। नीलमा खुश होकर उसे देख रही थी। वो आशिक दरवाजे को बार बार धक्के मारकर तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इधर नासिरा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। नीलमा ने उसकी रूह को उसके जिस्म से निकल कर जाते देखा। उसी लम्हे में उसकी आत्मा मुर्दा जिस्म में दाखिल हो गई। अब से पहले भी उसकी आत्मा ने 2 जिस्म तब्दील किए थे और उसने बड़ी आसानी से वो 2 जिस्म हासिल किए थे। लेकिन इस तीसरे जिस्म में नासिरा के अंदर दाखिल होते ही वो परेशान हो गई। जिस्म के जिंदा होते ही जहरीला खून रगों में गर्दिश करने लगा। नीलमा की आत्मा भी निकल जाना चाहती थी, लेकिन निकलने में उसका नुकसान था। उसे फिर किसी दूसरी हसीना के जिस्म में जाना पड़ता।
इस तरह आत्मा शक्ति बिल्कुल ही कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाती। उसे फैसला करना था कि नासरा के जिस्म से निकलकर आखिरी बार किसी के जिस्म में जाए या अपनी बाकी आत्मा शक्ति को सलामत रखेगी। बाकी रह जाने वाली शक्ति आइंदा किसी मुसीबत में काम आ सकती थी और वो आखिरी बार किसी के जिस्म में जा सकती थी। वह जहरीली जलन को बर्दाश्त करने लगी। इस जलन को दूर करने के लिए मंत्र पढ़ने लगी। उसे काले जादू में महारत हासिल थी। ये महारत काम आ रही थी। मंत्र पढ़ते रहने का असर हो रहा था। जलन कम होते होते ना होने के बराबर रह गई थी। ऐसे ही वक्त एक गैर मुतवक्का कुदरती अमल का रद्द-ए-अमल उसके दिमाग पर हुआ। जहर की जलन तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके असर से याददाश्त गुम हो गई। जहन इस कदर कमज़ोर हो गया कि वह अपने आप को भूल गई। दिमाग नासरा का था जो मर चुकी थी। अब वह दिमाग नीलमा का हो गया, लेकिन जहर के बायस वह भूल गई कि वह नीलमा है और नासरा के जिस्म में समाई हुई है। वह रूह को जिस्म से निकालने के लिए मंत्र पढ़ती थी और मंत्र दिमाग से पढ़ा जाता है। जबकि वो दिमाग कमज़ोर और नाकारा हो गया था, वो अपने आप को भूल गई थी। फिर जिस्म को कैद से निकालने वाले मंत्र उसे कैसे याद रहता। इस तरह नासरा तो मर गई, नीलमा भी दिमागी तौर पर गुम हो गई। जब रफ्ता रफ्ता जहर का असर ज़ायल होता रहता तो वो खुद को नीलमा की हैसियत से याद करने लगती। फिर जिस्म की कैद से निकलने वाले मंत्र भी उसे याद आ जाते। फिलहाल वो ना इधर की रही ना उधर की। उसने आंखें खोलकर देखा। उसे एक कमरा नजर आया। वो फर्श पर पड़ी हुई थी और उससे कुछ फासले पर जहर की एक छोटी सी शीशी भी फर्श पर दिखाई दे रही थी। वो सोचने लगी, ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, मगर मैं कौन हूँ। वह फौरन उठकर बैठ गई। दोनों हाथों से रेशमी जुल्फों को जकड़कर जहन पर जोर देने लगी। वो कमरे के हर सामान को पहचान रही थी। बिस्तर, सोफे, सिंगार मेज और मेकअप का सामान, दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे सभी समझ में आ रहे थे। सिर्फ अपना वजूद, अपनी हस्ती समझ में नहीं आ रही थी। बार बार याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन है और कहाँ से आई है। कमरे के बाहर उसका नाम मुराद आशिक दरवाज़ा तोड़ने में नाकाम रहा। बुलंद आवाज़ में गुस्से से कह रहा था, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक ये दरवाज़ा नहीं खोलोगी। जहर पीकर मरने की धमकी ना दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो दरवाजे की तरफ देखकर उसकी बातें सुन रही थी। फर्श पर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? वो बोला, वाह, क्या सुर बदल कर बोल रही हो। ज़रा दरवाज़ा तो खोलो, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री तो मैं बताऊंगा। उसने दरवाजे की चिटकनी नीचे की, दरवाज़ा खुल गया। नामुराद आशिक ने फौरन ही करीब आकर देखा। कमरे के फर्श पर एक शीशी दिखाई दी। उसके लेबल पर जहर लिखा हुआ था। उसने आगे बढ़कर शीशी को उठाकर देखा, फिर हैरानी से पूछा, क्या तुमने जहर पिया है? जहर? उसने शीशी को देखकर कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्लीज़ मुझे बताओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ये क्यों याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ? वो जहर की शीशी को और हसीना को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। फिर वो बोला, मालूम होता है तुमने इसे पिया है। इस जहर ने तुम्हें हलाक तो नहीं किया है, लेकिन तुम्हें जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले चलूंगा। वो तुम्हारा इलाज करेगा। फिर तुम्हें तुम्हारी भूली हुई बातें याद आ जाएंगी और तुम खुद को भी पहचानने लगोगी। वो उसका हाथ थामकर उसे ले जाने लगा। वो उसके साथ चलती हुई कॉटेज के बाहर आकर हेलीकॉप्टर में बैठ गई। वह दिल में कहने लगा, ये जहर तो मेरे लिए प्यार का अमृत बन गया है। इसका दिमाग उलट गया है। ये मेरे साथ राजी हो गई है। मैं इसे कभी किसी दिमागी इमराज के डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगा। हेलीकॉप्टर परवाज करने लगा। वह ज़मीन, आसमान को और समुंदर को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार इस दुनिया को देख रही हो। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो इटली के शहर रोम के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में पहुंच गए। वहाँ एक आलीशान महल के सामने खुली जगह हेलीकॉप्टर को उतारा गया। नीलमा ने पूछा, ये कौन सी जगह है? ये मेरा महल है, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर को यहाँ बुलाऊंगा। महल के अतराफ और सामने कई मुसल्लह गार्ड्स खड़े हुए थे। एक गार्ड ने उस आशिक रईसज़ादे के पास आकर कहा, सर, एक गड़बड़ हो गई है। अभी बड़े साहब ने फ़ोन पर कहा है कि वो आधे घंटे में यहाँ पहुँचने वाले हैं। रईसज़ादे ने परेशान होकर कहा, यह तो वाकई गड़बड़ हो गई। डैडी इस हसीना को यहाँ देखकर मेरा जेब खर्च बंद कर देंगे। वो नीलमा का हाथ पकड़कर तेज़ी से चलता हुआ एक कार के पास आया। नीलमा को उसमें बिठाते हुए गार्ड से कहा, डैडी यहाँ आकर हेलीकॉप्टर को देखेंगे। उनसे कह देना मैं यहाँ अकेला आया हूँ, किसी काम से गया हूँ, सुबह वापस आ जाऊँगा। वो कार स्टार्ट करके तेज़ी से ड्राइव करता हुआ वहाँ से जाने लगा। नीलमा ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या बताऊँ कि हमें कहाँ जाना चाहिए? पहले तो तुम मुझसे राज़ी नहीं थी। अब मेरे साथ स्पेन से यहाँ आई हो तो यहाँ भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का चांस नहीं मिल रहा। मगर मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, चांस लेकर ही रहूँगा। उसने एक बहुत महंगे होटल में डबल बेडरूम हासिल किया। फिर उसके साथ उस कमरे में आया। वो बोली, डॉक्टर कहाँ है? आज की रात मैं ही तुम्हारा डॉक्टर हूँ। ऐसा इलाज करूँगा कि सारी ज़िंदगी मुझे याद करती रहोगी। उसने दोनों बाजू में उसे जकड़ लिया। वो मासूमियत से बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भी डॉक्टर हो? वहीं मेरा इलाज कर सकते थे। इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी? वो बोला, तुम तो सब कुछ भूल चुकी हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इलाज की इब्तदा इस तरह होती है। वो कुछ ना बोल सकी। चंद सेकंड बिल्कुल खामोशी रही। फिर यकबारगी रईसज़ादा चीख मारकर उसे दूर हो गया। उसका लुआब दहन अपनी जुबान से लगते यूं लगा था जैसे किसी नागिन ने उसे डस लिया हो। वह लड़खड़ा कर गिरा, फिर तड़पने और फर्श पर एड़ियां रगड़ने लगा। नीलमा उसे हैरानी और सवालिया नजरों से देख रही थी। फिर उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया? तुम फर्श पर लेटकर डांस क्यों कर रहे हो?
वह जवाब ना दे सका। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, दीदे फैल गए थे, फिर एकदम से साकित हो गया। नीलिमा ने करीब आकर फर्श पर बैठकर उसे हिलाया, फिर झंझोड़ कर बोली, ए तुम अभी डांस कर रहे थे, अब अचानक खामोशी से क्यों लेट गए हो? वो समझ ना सकी कि उसे साथ लाने वाला मर चुका है। जब उसे कोई जवाब न मिला तो वो वहां से उठकर सोचने और परेशान होने लगी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अपने साथ लाने वाला ना जाने क्यों खामोश हो गया। वो सोचती हुई दरवाजे के पास आई, फिर वहां से पलट कर बोली, देखो आखिरी बार कह रही हूँ, क्या मुझसे नहीं बोलोगे? मुर्दा बेचारा कैसे बोलता। नीलिमा बेजारी से हूं कहकर फिर दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ गई। पहले वो रईसजादे के साथ लिफ्ट के जरिए ऊपर आई थी, वापसी में लिफ्ट को भूल गई। सीढ़ियों से उतरते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, फिर इस्तकबालिया काउंटर के करीब से गुजरती हुई होटल के बाहर आ गई। शाम हो रही थी, वह एक फुटपाथ पर पैदल चलने लगी। ये नहीं जानती थी कि कहाँ जाना है। वो इतनी हसीन और स्मार्ट थी कि उसे देखने वाले दिल फेंक जवान और बूढ़े उसके पीछे चलने लगते। अभी उसके मुकद्दर में भटकना लिखा हुआ था। वो भटकती हुई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आई, फिर इस ट्रेन में सवार हो गई जिसमें पोरस अपने 4 डॉक्टरों के साथ सफर कर रहा था। तकदीर भी खूब तमाशे दिखाती है। वो पोरस के बिल्कुल साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। अब सिचुएशन ये थी कि पिछली वारदातों की तरह उसका जहर किसी तरह पोरस तक पहुंच सकता था। उसके पिछले 4 शिकार नहीं जानते थे कि खिलाफे तवक्को जहर किस तरह उनके अंदर पहुंचेगा, और पोरस भी ये नहीं जान सकता था। दूसरी तरफ नीलिमा के लिए भी खतरा था। पोरस उसकी किसी अदा से, उसके तेवर से उसे पहचान सकता था। दोनों एक दूसरे से अनजान थे। किसी भी लम्हे में कोई भी किसी को पहचान सकता था और हमला करने में पहल करके उसकी मौत बन सकता था। पता नहीं उनमें से किसकी शामत आई थी। शायद पोरस उसे पहचान लेता। हजारों किलोमीटर की दूरी से महाराज ने भी नीलिमा के दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन उसने सांस रोककर उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। उधर महाराज और गुरुदेव ने यह समझा कि पोरस के पास बैठकर सांस रोकने और अपने दिमाग से भगाने वाली नताशा ही होगी। उसने दोबारा उसके दिमाग में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो काले जादू के एक अमल की तैयारी कर चुका था। इस अमल के जरिए मालूम हो सकता था कि उसके भाई की कातला नताशा किस मुल्क के किस इलाके में रहती है। अभी तो ख्याल खोने के जरिए ट्रेन की आवाज सुनकर पता चला था कि वो पोरस के साथ सफर कर रही है। थोड़ी देर बाद काला जादू से बताने वाला था कि वो दोनों किस मुल्क की ट्रेन में हैं और कहाँ जाने वाली हैं। पोरस ने अपनी सीट पर नीम दराज होकर सर घुमाते हुए नीलिमा की तरफ देखा, फिर दिल में कहा, गजब की हसीन औरत है, पता नहीं कब से मेरे पास बैठी है। मैं ख्याल खोनी के जरिए गुरुदेव से बातें करने में मसरूफ था। उसके सामने वाली सीट पर मियाँ बीवी बैठे थे। बीवी की गोद में बच्चा था, वो बच्चे को फीडर से दूध पिला रही थी। उसके मियाँ ने पोरस से कहा, बड़ी देर से आंखें बंद किए हुए थे, हमने समझा आप सो रहे हैं। ये जो आपके साथ बैठी हुई है, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। इसकी याददाश्त गुम हो चुकी है, ये खुद को भूल चुकी है। उसकी बीवी ने कहा, पता नहीं कहाँ से आई है, बगैर टिकट और रिजर्वेशन के ट्रेन में आ गई थी। हमने इसका टिकट बॉर्डर स्टेशन तक लिया है और हमने इसे 25 फ्रैंक दिए हैं, लेकिन ये किसी भी करेंसी के जरिए कोई चीज़ खरीदना नहीं जानती है। हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, आप इसे कुछ हमदर्दी करें, इसे पुलिस स्टेशन या किसी फलाही इदारे में पहुंचा दें। पोरस उनकी बातें सुन रहा था और नीलिमा को तवज्जो से देख रहा था। उसने पूछा, तुम्हें पहली बार कब मालूम हुआ कि तुम इस दुनिया को देख रही हो और अपने बारे में सोच रही हो कि तुम कौन हो? वो बताने लगी कि पहली बार आंखें खोलकर उसने खुद को एक बंद कमरे में देखा था। कमरे के बाहर कोई शख्स बोल रहा था। उसने दरवाजे को अंदर से खोला। उस शख्स ने अंदर आकर एक शीशी फर्श पर से उठाकर कहा कि वो जहर है और शायद उसने जहर पिया था। फिर वो उस शख्स के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर एक महल के सामने आई। वहां से एक कार में बैठकर उससे शख्स के साथ होटल के कमरे में आई। वह शख्स उसके लबों को चूमने लगा, इसके साथ ही चीख मारकर गिर पड़ा। फिर ऐसा चुप हुआ कि बार बार मुखातिब करने पर कुछ ना बोला। पता नहीं उसे क्या हो गया था। पोरस ने कहा, जब कोई हरकत ना करे, जुबान से कुछ ना बोले और सांस ना ले तो समझ लिया करो कि वो मर चुका है। वो बोल रहा था और सोच रहा था कि वो शख्स इस हसीना के लबों को चूमते ही कैसे मर गया। क्या इस हसीना ने उस शीशी से जहर पिया था? जहर पीने के बाद ये किस तरह बच गई, लेकिन दिमागी तौर पर नाकारा हो गई है। उसने पूछा, तुम होटल से निकलकर कहाँ गई थी? वो बोली, मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ घूमती रही। फिर 3 आदमी मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मेरे लिए खाना और अपने लिए शराब मंगवाई, लेकिन शराब की चंद घोंट पीते ही वो मर गए। पोरस ने उसे सोचती हुई नजरों से देखा, फिर कहा, शराब पीने से आदमी मरता नहीं, जरा सोचकर बताओ, क्या तुमने उस शराब को मुंह से लगाया था? हाँ, उन्होंने पीने से पहले अपने अपने गिलास से मुझे एक एक दो दो घूंट पिलाए थे, फिर उसे खुद पिया था। वो दिल ही दिल में बोला, वो गॉड, यह जहरीली नागिन बन गई है, पता नहीं है कौन है। इसके आगे पीछे कोई अजीज रिश्तेदार या शनासा जरूर होगा, मगर कहाँ होगा। इसके बयान के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर में आई है, हो सकता है किसी दूसरे मुल्क से यहाँ आई हो। उस वक्त वो ये सोचकर झुंझलाया कि टेलीपैथिक इलम से महरूम ना होता तो इस हसीना के दिमाग में पहुंचकर इसकी पिछली जिंदगी के तमाम हालात मालूम कर लेता। अब तो एक सुराग रसां की तरह सवाल करते हुए और इसके जवाबात का ताल्लुक एक दूसरे से जोड़ते हुए असलियत मालूम करना होगी।
उसने नीलमा यानी साबका नासरा से पूछा, क्या तुमने गौर किया था कि तुम्हें अपने साथ ले जाने वाले क्यों मर जाती हैं? वह जरा देर तक सोचती रही, फिर बोली, अभी तुमने कहा था कि जो हरकत ना करे जुबान से ना बोले, और सांस ना ले तो समझो वो मर जाता है। फिर तो वाकई मुझे अपने साथ ले जाने वाले मर जाती हैं। क्या तुम बता सकते हो कि वो क्यों मर जाती हैं? तुम जहरीली हो। जो तुम्हारा झूठा खाएगा या पिएगा वो मर जाएगा। ये सुनकर वो हैरान और परेशान हो रही थी, फिर बोली, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा होता रहेगा तो मुझसे हमदर्दी करने वाले और मुझे सहारा देने वाले मरते रहेंगे, और मैं बार बार बेसहारा होकर भटकती रहूंगी। तुम अक्ल से काम लोगी। अपने खाने पीने का बर्तन अलग रखोगी। जिस खाने पीने की चीज को मुंह लगाओगी वो चीज दूसरों को खाने पीने नहीं दोगी, तो वो हमदर्दी और मेहरबानी करने वाला जिंदा रहेगा और तुम्हें भी सहारा मिलता रहेगा। अगर मैं तुम्हें अपना जूठा खाने पीने ना दूं तो तुम मुझे सहारा दोगे? हाँ, तुम्हें सहारा नहीं दूंगा तो तुम कहीं भी किसी के भी कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाओगी। जो 4 आदमी तुम्हारे जहर से हलाक हो चुके हैं, उनके सिलसिले में भी पुलिस तुम्हें तलाश कर रही होगी। ये अच्छा हुआ कि तुम इस ट्रेन में आ गई। सुबह सरहदी स्टेशन पहुंच जाओगी, तो इस मुल्क से निकलने के बाद यहाँ की पुलिस तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। क्या तुम मुझे सरहद के पार दूसरे मुल्क में ले चलोगे? हाँ, तुमने मेरे अंदर तजस्सुस पैदा कर दिया है। मैं मालूम करके रहूंगा कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे वालिदैन और अजीज़ व क़ारिब तक तुम्हें पहुंचाऊंगा। वो खुश होकर बोली, उसकी तरफ झुककर। दोनों बाहें उसकी गर्दन में डालकर कुछ कहना चाहती थी। पोरस ने फौरन ही उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने से जरा दूर करते हुए कहा, खुशी के मारे ऐसी गलती ना करो। सिर्फ गर्दन में बाहें डालने या हाथ लगाने से क्या होता है? जज्बात भड़कते हैं। मुझ में कुव्वत बर्दाश्त है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। मेरे जिस्म के किसी हिस्से में तुम्हारे दांत लग सकते हैं। प्लीज एहतियात करो और मुझसे दूर रहा करो। वो कायल होकर बोली, तुम ठीक कहते हो। मुझे खुश होकर भी बहकना नहीं चाहिए। तुम मेरा सहारा बनने वाले हो, मैं वादा करती हूँ। तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत नहीं करूंगी। शाबाश, तुम बहुत समझदार हो। मेरा मशवरा है, खामोश रहकर जरा जहन पर जोर डालकर सोचती रहो। शायद कोई भूली हुई बात तुम्हें याद आ जाए। वो अपनी सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद करके सोचने लगी। सामने बैठे हुए मियाँ बीवी के पास एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो था। उस शख्स ने चैनल तब्दील किया तो एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। वो अरबी में कुछ बोल रहा था। नीलमा तवज्जो से सुन रही थी, फिर वो खुद अरबी में कुछ बोलने लगी। उस वक्त रेडियो से भी कोई औरत बोल रही थी। पोरस ने कहा, तुम ये जुबान जानती हो? अभी क्या बोल रही हो? उसने रेडियो की तरफ उंगली उठाकर कहा, ये मुझसे कह रहा है, नासरा, तुम मुझे छोड़कर दर-बदर कहाँ भटक रही हो? मैं उसे कह रही हूँ कि बेशक भटक रही हूँ, मगर उसे नहीं जानती या भूल गई हूँ कि उसे कहाँ छोड़कर आई हूँ। पोरस ने कहा, वो किसी नासरा को मुखातिब कर रहे हो और जवाब तुम दे रही हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा नाम नासरा है? वो चौंक कर बोली, हाँ, ये तो रेडियो से ड्रामा नशर हो रहा है। फिर मैंने इसका जवाब क्यों दिया? मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे मुखातिब किया हो। फिर तो ये अंदाज़ा दुरुस्त हो सकता है कि तुम्हारा नाम नासरा है। हाँ, हो सकता है। मेरा कोई नाम तो होना चाहिए। नासरा नाम हो सकता है। ठीक है, तस्दीक होने तक मैं इसी नाम से तुम्हें मुखातिब क्या करूँगा। रेडियो बंद हो गया था। वो मियाँ-बीवी अपना सामान उठाकर जा रहे थे। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। नीलिमा गहरी सोच में डूबी हुई खला में यूं तक रही थी जैसे ख्याल-ख्वानी करने वाले गुमसुम से होकर किसी के दिमाग में पहुंचे रहते हैं, या किसी की सोच की लहरों को अपने अंदर सुनते रहते हैं। पोरस को फिर ऐसे गैर मामूली इल्म से महरूमी का एहसास हुआ। उसके दिल में ख्याल आया कि बाबा साहब के इदारे वालों को खूब गालियां दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो औरतों और कमज़ोर मर्दों की तरह झुंझलाकर दुश्मनों को गालियां देने का आदी नहीं था। नाकामियों को कामयाबियों में बदलने के लिए तदाबीर सोचता और उन पर अमल किया करता था। उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया, फिर सांस रोकने से पहले ही हेल्पर ने बिल्ली डोना की हैसियत से कोड वर्ड्स अदा किए। पोरस ने जवाबन कोड वर्ड्स अदा करते हुए कहा, तुमने कई घंटों बाद राब्ता किया। नताशा और नतालिया के लिए फ्रांस की वो जगह नहीं है। मैं उनकी खैरियत मालूम करने के लिए बेचैन हो रहा था। मैं उनके पास गई थी। वो पोरस को बताने लगी कि वो दोनों दवा तैयार करने के सिलसिले में तमाम आलात और दीगर सामान पेरिस से खरीद कर लाई थी और लेबोरेटरी में उन्हें तरतीब से रख रही थी। उसी वक्त नताशा की अलग से चीख निकली। नतालिया ने पूछा, क्या हुआ सिस्टर? वो अपनी पेशानी पर हाथ रखकर बोली, मेरे यहाँ सुई चुभ रही है। फिर उसने दूसरी बार चीख मारी। अपने सर के पिछले हिस्से पर हाथ रखकर बड़ी तकलीफ से कहा, मेरे सर में भी सुई चुभ रही है। वो लड़खड़ाते हुए पीछे एक कुर्सी पर बैठ गई। नतालिया ने परेशान होकर पूछा, ओह सिस्टर, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? वो तकलीफ से कराहते हुए बोली, मैं समझ गई हूँ। कोई मुझ पर काला जादू कर रहा है। कोई मेरा पुतला बनाकर उसकी पेशानी और सर के पीछे सुइयां चुभो रहा है। तब नताशा ने अपने अंदर महाराज का कहका सुना। वो कह रहा था, हाँ, मैंने तुम्हारे दिमाग में आने का ये रास्ता इख्तियार किया है। इससे पहले मैंने जब भी तुम्हारे अंदर आना चाहा, तुमने सांस रोककर मुझे भगा दिया। अब कैसे बचकर निकलोगी? नताशा ने अपनी बहन से कहा, नतालिया, तुम बिल्कुल खामोश रहना। मुंह से एक आवाज भी ना निकालना। वो शैतान महाराज मेरे अंदर है। ये तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। वो हंसते हुए बोली, मेरे अंदर महाराज का भाई गुरुदेव हंस रहा है और मुझे भी हंसने पर मजबूर कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
तुम पर काला जादू नहीं किया जा रहा है, तुम सांस रोककर उसे भगा सकती हो। ये मुझे धमकी दे रहा है कि सांस रोकूंगी तो मेरा भी पुतला बनाया जाएगा। उस पुतले के जिस्म में सुइयां चुभोई जाएंगी तो मैं वो चुभन बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तुम इसकी धमकी में ना आओ, अभी सांस रोककर इससे निजात हासिल करो। इससे पहले कि नतालिया सांस रोकती, गुरुदेव ने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। वो चीखें मारती हुई फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। नताशा उसे सहारा देने के लिए उसकी तरफ जाना चाहती थी, मगर चीख मारकर वो भी फर्श पर गिर पड़ी। महाराज ने उसके भी दिमाग में जलजला पैदा किया था। वो भी नतालिया की तरह फर्श पर तड़प रही थी। उसी वक्त एल्पा नताशा के दिमाग में आई। उसकी हालत देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर उसके ख्यालात पढ़ने से पता चला कि महाराज और गुरुदेव उन दोनों बहनों को ट्रैप कर रहे हैं। उसने सख्त लहजे में कहा, महाराज, नताशा को छोड़ दो, वरना बुरी तरह पछताओगे। वो कह कहा लगाकर बोला, अभी मैंने नताशा के चोर ख्यालात पढ़कर मालूम किया है कि बिलिडोना पारस और इसराइली आर्मी इंटेलिजेंस के ब्रेन आदम से ताउन कर रही है और उनकी एंटी टेलीपैथी दवा बनाने के सिलसिले में टेलीपैथी के जरिए मदद कर रही है। जब तुम्हें मालूम हो चुका है तो बेहतर यही है कि हमारे मंसूबे को नाकाम बनाने की हमाकत ना करो, यहाँ से चले जाओ। वो बोला, मेरे एक भाई को नताशा ने और दूसरे भाई को तुमने कत्ल किया था। तुम देखोगी कि मैं नताशा को किस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसे हराम मौत मारने के बाद तुम्हारा पुतला बनाकर सुइयां चुभोकर इसी तरह तुम्हें भी अपने शिकंजे में ले आऊंगा। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हराम मौत मरने से नहीं बचा सकेगी। एल्पा सोच में पड़ गई कि वो बिलिडोना का पुतला बनाकर उसे ट्रैप करेगा और उसके ख्यालात पड़ेगा तो ये भेद खुल जाएगा कि बिलिडोना टेलीपैथी के लम से महरूम है। कोई दूसरी औरत बिलिडोना के नाम से पोरस को धोखा दे रही है। उसने ब्रेन आदम के पास आकर कहा, बिग ब्रदर, गड़बड़ हो गई है। महाराज और गुरुदेव काले जादू के जरिए नताशा और नतालिया के दिमाग पर कब्जा जमा चुके हैं। महाराज ने नताशा के ख्यालात पढ़कर मालूम किया है कि उनके दिमाग में बिलिडोना आती है। वो काले जादू के जरिए बिली के दिमाग में पहुंचेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि कोई औरत बिलिडोना बनकर पोरस को धोखा दे रही है। वो फरहाद से रब्ता करके मालूमात हासिल करेगा तो उसे पता चलेगा कि मैंने पारस और फरहाद की फैमिली से अलहदगी इख्तियार कर ली है, और शायद ये भी मालूम हो जाए कि मैं टेलीपैथी से महरूम नहीं हुई हूँ। ब्रेन आदम ने कहा, जब फरहाद और पारस वगैरह से तस्दीक होगी तो पोरस हमसे बदजन हो जाएगा, हमारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि महाराज बिलिडोना तक ना पहुंच सके। हमारे मुल्क में भी बड़े ज़बरदस्त काला अमल करने वाले लोग मौजूद हैं। जब तक महाराज नताशा से इंतकाम लेने में मसरूफ़ रहेगा, हमें अपने विच डॉक्टर यानी जादूगर के ज़रिए बिलिडोना की हिफाजत करनी चाहिए। मैं अभी एक विच डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह पोरस को मेरी हकीकत मालूम नहीं होगी, वो बदस्तूर हमारा दोस्त बनकर रहेगा। लेकिन मैं अभी नताशा और नतालिया के बारे में पोरस से क्या कहूँ? उससे कहो कि तुम्हारे मुकाबले में 2 टेलीपैथी जाने वाले भाई हैं। तुम नताशा को बचाने की कोशिश करती हो तो वो नतालिया के दिमाग में जलजला पैदा करते हैं, और नतालिया के दिमाग की तकलीफ दूर करने जाती हो तो वो नताशा के दिमाग में जलजला पैदा करते हैं। वो दोनों बेहोश हो गई हैं। जब तक वो होश में नहीं आएंगी तुम उनके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकोगी। ठीक है, मैं पोरस के पास जाकर बातें बनाऊंगी। दवाएं तैयार होने तक मैं पोरस को अपनी असलियत मालूम नहीं होने दूंगी। वो फिर नताशा और नतालिया के दिमाग में आई, लेकिन उनके ख्यालात ना पढ़ सकी। वो दोनों बेहोश हो गई थी। वो वहाँ से पोरस के दिमाग में आई। उसे बताने लगी कि महाराज और गुरुदेव काले जादू के जरिए नताशा और नतालिया तक पहुँच गए हैं। उसने उन्हें दोनों शैतानों से बचाने की कोशिशें की, लेकिन उन दोनों ने दोनों बहनों के दिमागों में जलजले पैदा करके उन्हें बेहोश कर दिया। जब तक बेहोशी की वजह से उनके दिमाग कमज़ोर रहेंगे तब तक ये मालूम नहीं हो सकेगा कि वो लोग उन दोनों बहनों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। पोरस ने परेशान होकर कहा, यह अचानक क्या हो रहा है? इन दोनों से मेरा दिली और जज्बाती ताल्लुक है। प्लीज़ महाराज के पास जाओ, उससे कोई समझौता करो। मैंने समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन महाराज तो मेरी जान का दुश्मन है। मैंने नताशा की तरह उसके एक भाई को कत्ल किया था। उसने धमकी दिया कि नताशा को हलाक करने के बाद काले जादू के जरिए मुझे भी अपने शिकंजे में लेकर कत्ल कर देगा। मैंने कहा, बेशक मुझे कत्ल कर देना, लेकिन एक बार पोरस से बात कर लो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पोरस ने अपने दिमाग में महाराज की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, बिली, क्यों बेचारे पोरस को परेशान कर रही हो? लो, मैं बात करने आ गया हूँ। पोरस ने कहा, अब तो तुम्हारे जैसे चंद टेलीपैथी जाने वालों की हुक्मरानी होगी। मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकता। तुम मेरे दिलो दिमाग को बहुत बड़ा शौक पहुंचाने वाले हो। फिर भी सर नहीं झुकाऊंगा और घुटने नहीं टेकूंगा। अलबत्ता समझाऊंगा कि मुझसे बनाए रखो, हमेशा बने रहोगे। नताशा को कत्ल करना तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके और नतालिया के जिस्मों पर हल्की सी भी खराश आएगी तो मैं तुम दोनों भाइयों का वो हशर करूंगा कि तुम दोनों अपने पैदा होने पर पछताते रहोगे। मरना चाहोगे, मुझसे भी मौत मांगोगे, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगा। दिन रात पछताते रहने के लिए सांसें लेते रहने पर मजबूर कर दूंगा। तुम ऐसे धमकियां दे रहे हो जैसे नताशा को बहन कहकर और नतालिया को महबूबा बनाकर खुद गर्ज और हरजाई बन गए हो, और तुम्हें इनकी मौत की कोई परवाह नहीं है। बेवकूफ़ महाराज, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर फरहाद अली तैमूर के बेटे से टकराता हूँ और समझता हूँ कि किसी दिन किसी वक्त भी मुझे मौत आ सकती है।
जब मैं अपनी मौत की परवाह नहीं करता तो फिर नताशा और नतालिया की क्या परवाह करूँगा। मुझे और इन बहनों को एक दिन मरना है तो फिर मार डालो इन दोनों को। इसके बाद तुम दोनों भाई अपनी अपनी मौत का इंतज़ार करो, जिसे मैं तुम्हारी तरफ आने नहीं दूंगा। लोग जिंदा रहने के लिए तरसते हैं, तुम दोनों मरने के लिए तरसते रहोगे। ये तो हम जानते हैं कि तुम पारस की तरह मक्कार और ख़तरनाक हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम पर भारी पड़ो। शतरंज की बिसात पर हम तुम्हें शहमात देने के लिए पारस से दोस्ती करेंगे। अफसोस कि तुम धमकियां देकर भी नताशा और नतालिया को नहीं बचा सकोगे। मैं बचा सकूंगा या नहीं, ये मुझ पर छोड़ दो और अब जाओ। जाने से पहले ये बता दो तुम्हारे साथ कौन बैठी हुई है। जब पहले आया था तो वो फ्रांसीसी ज़ुबान में किसी से बातें कर रही थी। ट्रेन की आवाज़ अब भी बता रही है कि तुम उसके साथ सफ़र कर रहे हो। मैंने उसके दिमाग में जाना चाहा था, लेकिन उसने सांस रोक ली। उस वक्त मैं समझा था कि तुम्हारे पास बैठने वाली नताशा होगी, लेकिन जादू के ज़रिए इसे ट्रैप किया तो पता चला कि वो अपनी बहन नतालिया के साथ पेरिस के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में है। हाँ, तुमने उसके ख्यालात पढ़कर मालूम किया होगा कि मैं रूम से ट्रेन में सफ़र करता हुआ इटली और फ्रांस के सरहदी स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, और मेरे साथ 4 डॉक्टर भी हैं। तुम्हें हमारे खुफिया मनसूबे का इल्म हो चुका होगा। वैसे मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं लेबॉर्ट्री कायम करने के लिए अब किसी दूसरे मुल्क का इंतखाब करूँगा। अब जाओ, दफ़ा हो जाओ। पोरस ने सांस रोकी। महाराज चला गया, उसके साथ एल्पा भी दिमाग से निकल गई। पोरस ने दिल पर पत्थर रखकर महाराज से कहा था कि सबको एक दिन मरना है। नताशा और नतालिया को कत्ल किया जाएगा तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन उसका दिल दुख रहा था। नताशा को दिल से बहन मानता था और नतालिया से शादी करने वाला था। अब महाराज की इंतकामी कार्रवाई के बायस उसे सदमा पहुंचने वाला था। वो सोचने लगा कि उन दोनों को बचाने की कोई तदबीर हो सकती है। एल्पा फिर उसके पास आकर बोली, मैं इसलिए आई हूँ कि तुम बहुत परेशान होगे। तुमने अपने दिल पर जबर करके नताशा और नतालिया को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया, लेकिन हमें उन दोनों की हिफाजत और सलामती के लिए कुछ करना चाहिए। उसने 4 मातियतों के नाम और फ़ोन नंबर बताकर कहा, ये चारों हिंदुस्तान के शहर नागपुर में रहते हैं। तुम भी महाराज के बेटे महेश के साथ उसकी कोठी में गई थी और महाराज के भाई को कत्ल किया था। मेरी मातियतों ने भी वो कोठी देखी है। तुम नताशा के लुबा लहजे में उनसे कहो कि वो फ़ौरन जाएं और महेश को अगवा करके किसी खुफिया अड्डे में इस तरह पहुंचाएं कि उसका बाप ख्याल ख्वानी के जरिए बेटे के पास पहुंचकर उस जगह का सुराग ना लगा सके। महेश की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए या बेहोश करके रखा जाए। एल्पा महाराज के बेटे महेश की कोठी का पता नहीं जानती थी। वैसे इत्मीनान था कि पोरस की मातियत जानते थे। वो उन मातियतों के पास चली आई। पोरस ने नीलमा को देखकर सोचा, इसे अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन फ्रांस नहीं जाऊंगा। जो खुफिया लेबॉर्ट्री बना रहा था वो दुश्मनों की नज़रों में आ चुकी है। इटली और फ्रांस की सरहद से पहले किसी स्टेशन पर उतरकर किसी दूसरे मुल्क का रुख करना होगा। एल्पा अपनी टेलीपैथी की सलामती की खातिर पारस को छोड़कर चली गई थी। वह तन्हा नहीं रहना चाहता था, इसलिए बाबा साहब के इदारे में आ गया। वहाँ सोनिया और आला बीबी सानी के साथ वक्त गुजारने लगा। वह जब भी इदारे में आता था तो वहाँ सोनिया सानी से ज़रूर मुलाकात करता। वो ज़िंदगी के एक अजीब मोड़ पर आ गई थी। उसकी जिन्स तब्दील होने वाली थी। तिब्बी मुआयने से पता चला कि उसका बाकायदा इलाज ना किया गया तो वह लड़की से लड़का बन जाएगी। ये बात ज़्यादा तशवीश की नहीं थी। मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए वो लड़का भी बन सकती थी और बदस्तूर लड़की भी रह सकती थी। जनाब तबरेज़ी ने उसके बाप सलमान से पूछा था कि वो क्या चाहता है। सलमान ने कहा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपसे बेहतर फ़ैसला नहीं कर सकते। आप सानी के मिजाज और कुदरती हालात को समझकर उसके हक़ में बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। उन्होंने कहा, सीधी सी बात है, वो कुदरती तौर पर एक बेटी बनकर पैदा हुई थी। कोई कुदरती चीज़ अगर बिगड़ती है तो हमें उसे बिगड़ने से बचाना चाहिए। मसलन पौधे कुदरती तौर पर नशोनुमा पाते हैं। माली उनकी अच्छी तरह देखभाल करता है। अगर वो पौधे किसी वजह से उखड़ते हैं तो उन्हें फिर से उस मिट्टी और ज़मीन से पैबस्ता और वाबस्ता रखता है। कीड़े उसके पत्ते खाते हैं तो वो कीड़े मार दवाओं के ज़रिए उन पौधों की हिफाजत करता है। लिहाजा सानी की नशोनुमा में कोई ख़राबी पैदा हो गई है तो उस खराबी को इलाज के ज़रिए दूर करके इसे कुदरत के मंशा के मुताबिक बेटी ही रहने दिया जा सकता है। बाबा साहब के इदारे के हस्पताल में उसका इलाज होने लगा। वहाँ के माहिरीन नफ्सियात ने उसका तज्जिया किया तो पता चला कि वह जवानी के पहले दिन से ही जनाना जज्बात और ख्वाहिशात से आ रही थी। कभी उसके अंदर शायराना एहसासात और जिनसी जज्बात पैदा नहीं हो सके। सानी ने अली के साथ रहकर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। दिन रात उसके साथ रही, लेकिन ना उसके जज्बात भड़के और ना ही अली ने जज्बात को भड़काया। सब यही समझते रहे कि वो एक महबूबा की हैसियत से अली के साथ रहती है, जबकि वो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से उसे पसंद करती थी। वो बचपन ही से लड़कों की तरह खेलती कूदती रही और बेहतरीन फाइटर बनने की तरबियत हासिल करती रही, इसलिए वो मर्दाना खसूसियात की तरफ लाशऊरी तौर पर माइल होती रही। यूं नफ्सियाती तज्जिया करने के बाद उसका इलाज किया गया और हार्मोन्स की कमी पूरी करते हुए उसके अंदर जनाना जज्बात और ख्वाहिशात की कमी पूरी की गई। कामयाब इलाज होने के बाद वो एक मुकम्मल दोशीज़ा बन गई। जनाब तबरेज़ी ने उसे अपने हुजरे में बुलाया। वो उनके सामने आकर दोजानू होकर बैठ गई, सर को झुका लिया। उन्होंने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम अपनी पैदाइश के मुताबिक मुकम्मल हो गई हो। माशाअल्लाह, गैर मामूली सलाहियतों की हामिल भी हो। फिर से अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए इदारे से बाहर नगर नगर जा सकती हो। सानी ने कहा, मैं आपके मशवरे के मुताबिक अमल करना चाहती हूँ।
मेरा मशवरा यह है कि तुम्हें कुदरती तरीक़ाकार के मुताबिक टेलीपैथिक इल्म सीखना चाहिए। ट्रांसफार्मर मशीन से हासिल किया हुआ इल्म आर्जी होता है। मेरी पेश गोई है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने वाले इस इल्म से महरूम होते रहेंगे। तुम इस इदारे के बानी और बहुत बड़े आलिम बाबा फरीद वास्ती की नवासी हो। तुम्हें इस इल्म की पुख्तगी हासिल होनी चाहिए, लिहाजा इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहा करो और टेलीपैथी की मरहलावार मशकों से गुजरती रहो। मैं तुम्हारी रहनुमाई करता रहूँगा। सोनिया सानी उनकी हदायत पर अमल करने लगी। उसने बाहर की दुनिया से दिलचस्पी ख़त्म कर दी। दिन रात ख्याल ख्वानी की मशकों से गुजरने के औकात मुकर्रर थे। इनके बाद वो लेबॉर्ट्री और लाइब्रेरी में वक्त गुजारती। जिम्नास्टिक की तरबियत बहुत पहले ही मुकम्मल कर चुकी थी, अब उनकी मशकें जारी रखती थी। उसने तकरीबन 2 बरस तक मुसलसल मेहनत, लगन, इबादत और रियाजत करके मशीन से हासिल किए इल्म की नफ़ी की और कुदरती तौर पर ख्याल ख्वानी का इल्म हासिल कर लिया। इस दौरान में अली और पारस जब भी इदारे में आते रहे उससे मुलाकात करते रहे। अली से बहुत मुख्तसर मुलाकातें रहीं। वो पहले जैसी बेतकल्लुफ़ी नहीं रही। इंसान ज़िंदगी गुजारने के लिए कभी अपनी मर्ज़ी के हालात पैदा करते हैं और कभी हालात के मुताबिक तब्दील होते रहते हैं। फ़हमी इदारे से तरबियत हासिल करके लाहौर पहुंची तो उसके और अली के साथ मुसलसल ऐसे वाक़यात पेश आते रहे कि वो दिन रात एक दूसरे के साथ रहने लगे। इस तरह वो पहले एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, फिर इज़्दवाजी रिश्ते में मुंसलिक हो गए। इसके बाद फिर अली को इदारे में आने का वक्त न मिला। अलबत्ता पारस कई बार आया। फिर आखिरी बार जब अल्पा ने अलहदगी इख्तियार कर ली तो वो इदारे में दोबारा अपनी सलाहियतों की मशक़ें करने आया। वहाँ जिम्नेज़ियम के शोबे में सानी से मुलाकातें होती रहीं। एक हफ्ते बाद ही जनाब तबरेज़ी ने उसे और सानी को बुलाया और कहा, पारस, तुम्हें फिर हिंदुस्तान वापस जाना चाहिए। कल सफ़र के दौरान में ही तुम्हें वहाँ जाने का मकसद मालूम हो जाएगा। फिर उन्होंने सानी से कहा, तुम पारस के साथ जाओगी। जाने से पहले रिकॉर्ड रूम में जाओ। दोस्तों और दुश्मनों की मौजूदा आवाज़ों और लहजों के जितने ऑडियो कैसेट हैं उन्हें सुनकर हर एक के लब लहजे को ज़हन नशीन कर लो। उन्होंने आमने से रब्ता किया। फिर पूछा, बेटी खैरियत से हो? आमने ने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है, आपकी सरपरस्ती में हम सभी बखैरियत और मुतमईन रहते हैं। तुम इबादत में मसरूफ़ रहती हो। मैंने तुमसे आर्जी तौर पर दुनियावी मामलात में रहने के लिए कहा था क्योंकि हमारे पास फरहाद तनहा टेलीपैथी जाने वाला रह गया था। सुल्ताना मुसलसल बीमार रहने के बायस ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रही। सलमान इदारे के रिकॉर्ड रूम में बहुत मसरूफ़ रहते हैं। वो कभी किसी अहम मामले में एक मुआविन की हैसियत से काम आता है। बहरहाल अब तुम दुनियावी मामलात को छोड़कर कोशा नशीनी इख्तियार कर लो। सोनिया सानी मैदान अमल में आ रही है। माजी में सानी ने कैसे कैसे चौंका देने वाले कारनामे अंजाम दिए थे वो आपको याद होंगे। अगर याद ना हो तो वो फिर याद दिलाने के लिए बाबा साहब के दायरे से एक तवील अरसे के बाद बाहर आई थी और इस बार पारस उसका पार्टनर था। पार्टनर होने और आशिक बनने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। माजी में सानी और अली आशिकाना अंदाज में बड़े बड़े मुखालफिन के दांत खट्टे करते रहे लेकिन कभी कोई रिश्ता कायम ना कर सके, सिर्फ पार्टनर ही बनकर रहे। अब ये नए पार्टनर एक नई और अनजानी मुहिम के लिए सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से भारत के लिए रवाना हुए। जनाब तबरेज़ी ने उनसे कहा था कि सफ़र के दौरान में उन्हें भारत जाने का मकसद मालूम हो जाएगा। जब तैयारा परवाज़ करने लगा तो सानी ने पारस से कहा, सफ़र के दौरान में का मतलब ये हुआ कि हमें इस त्यारे में अहम मालूमात मिलेंगी। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते ही यह सफ़र ख़त्म हो जाएगा। पारस ने कहा, मुंबई से पहले इस्तांबुल और जद्दा में 1-1 घंटा के लिए परवाज़ मुलतवी होगी। जहाँ भी यह तैयारा रुकेगा वहाँ हमारा सफ़र ख़त्म हो सकता है। जनाब तबरेज़ी ने कहा है हमें भारत जाना है, लिहाजा वहाँ पहुँचने से पहले हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होगा। जनाब तबरेज़ी एक बात भूल गई, वो मैं याद दिलाऊँ। अभी तैयारी को अचानक हादसा पेश आ सकता है, फिर सफ़र का इख्तिताम। सानी ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि शैतान के साथ सफ़र कर रही हूँ। अफसोस के लाहौल पढ़कर भी नहीं भगा सकोगी। सानी ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर अचानक चीख मारकर अपनी सीट पर से उठ गई। तमाम मुसाफिर उसे देखने लगे। वो गुस्से से कह रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे अकेली देखकर छेड़ रहे हो? तुम कौन हो? क्या तहजीब तुम्हें छू कर नहीं गई है? पारस समझ गया कि सानी उसे भगाने के लिए अपने स्टाइल से लाहौल पढ़ रही है। कई मुसाफिर उठकर खड़े हो गए। एक शख्स ने कहा, मिस्टर, अपनी जगह से उठो, बेशर्मों की तरह बैठे हुए हो, चलो उठो। पारस खड़ा हो गया। कई लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। एक एयर होस्टेस स्टीवर्ड के साथ आई। वो दोनों उन सब बोलने वालों को चुप कराने लगे। जब वो चुप हुए तो एयर होस्टेस ने पारस से कहा, मिस्टर, तमाम मुसाफिर हमारे लिए काबिल इज़्ज़त होती हैं। आपने एक शरीफजादी को छेड़ा है। इसके बावजूद हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी फ़्लाइट में बदमज़गी पैदा ना होने दें। प्लीज़ आप दूसरी सीट पर चलें। स्टीवर्ड ने सानी से कहा, हम शर्मिंदा हैं, हमारी फ़्लाइट में इन्होंने आपसे बदतमीज़ी की है। प्लीज़ आप फ़राख दिली का सबूत दें और इस बात को भूल जाएं। मैं उस वक्त भूलूंगी जब इसे यहाँ से हटा दिया जाएगा। पारस ने कहा, आप ख़वातीनों हज़रात ने इनकी चीख सुन ली, इनका गुस्सा देख लिया, इनकी बात भी सुन ली, मुझे इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप मुलजिम को अपनी सफाई का मौका नहीं दे रहे हैं? एक मुसाफिर ने गुस्से से पूछा, तुम क्या सफाई पेश करोगे? क्या तुम ये कहोगे कि ये इल्ज़ाम लगा रही है, तुमने इन्हें नहीं छेड़ा है? मैं इनकार नहीं करूँगा, मैंने छेड़ा है। क्या एक शौहर अपनी बीवी को छेड़ नहीं सकता? शौहर? मुसाफिरों ने हैरानी से पूछा, बीवी? पारस ने कहा, जी हाँ, ये मेरी ट्रेजेडी है कि ये एबनॉर्मल है।
कभी ये खूब गले लगाकर प्यार करती है और कभी मुझसे ऐसे कतराती है जैसे मैं अजनबी हूँ और इसे छेड़ रहा हूँ। सानी ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, मैं इसकी कोई नहीं हूँ। देखो डार्लिंग, तुम्हें भूलने की आदत है। थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर भूली हुई बातें याद आ जाएंगी और हमेशा की तरह फिर मुझसे मुआफ़ी मांगोगी। एक खातून ने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या मैरिज सर्टिफिकेट है? मैरिज सर्टिफिकेट घर में है, जैसा कि यहाँ तमाम मियाँ बीवियों के मैरिज सर्टिफिकेट उनके घरों में होंगे। कोई अपना निकाहनामा साथ लेकर नहीं घूमता। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो यहाँ कोई अपना निकाहनामा दिखाए। सानी ने गुस्सा करने की एक्टिंग की। जहन्नुम में गया तुम्हारा निकाहनामा। ना मैं नॉर्मल हूँ और ना ही इसकी बीवी हूँ। तो फिर किसकी बीवी हो? मैं किसी की बीवी नहीं हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई, मैं कंवारी हूँ। सानी ने अपना बैग उठाकर कहा, तुम यहाँ से ना जाओ, मैं तो जा सकती हूँ। वो अपना बैग लेकर किसी खाली सीट की तलाश में चली गई। एक खातून ने कहा, बात समझ में आ गई है, ये मियाँ बीवी का झगड़ा है, ये खुद ही आपस में निमट लेंगे। सानी दूसरी जगह जाकर एक सीट पर बैठ गई। फिर ख्याल खानी के जरिए पारस के पास पहुंचकर बोली, तुम पक्के बदमाश हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं कंवारी हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। तुम लाहौल के जरिए जो नुस्खा मुझ पर आजमा रही थी, मैंने दूसरे अंदाज में लाहौल पड़े बगैर ही तुम्हें भगा दिया। अच्छी बात है, इंतजार करो, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। अच्छा अब जाओ मेरे दिमाग से, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। उसने अपनी जगह से उठकर इधर उधर देखा कि सानी कहाँ जाकर बैठी हुई है। सानी ने अपने चेहरे के सामने अखबार को फैला लिया। वो पारस को नजर नहीं आई। पारस दोनों तरफ सीटों की तरफ देखते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगा। जब वो सानी के करीब से गुजरा तो उसने अपना एक पैर अचानक बढ़ा दिया। पारस उसके पैर से उलझकर आगे की तरफ लड़खड़ाते हुए एक हसीना की आगोश में आकर गिरा। हसीना के हलक से चीख निकली। पारस ने बौखलाकर हसीना को देखा। सानी ने अपनी जगह से उठकर कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देखें और फैसला करें कि कौन एबनॉर्मल है। इसने पहले मुझे छेड़ा था, अब इस बेचारी को छेड़ा है। हसीना ने कहा, नहीं, ये मुझे नहीं छेड़ा, ये ठोकर खाकर मुझ पर आ गिरा। हसीना के साथ बैठी हुई औरत ने कहा, अगर ये इत्तफाकन आ गिरा है तो उठता क्यों नहीं है, तुमसे चिपक कर क्यों रह गया? पारस ने उसे अलग होते हुए कहा, सॉरी मिस, मैं तुम पर बोझ बन गया था, ये तुम्हारी मेहरबानी है। तुमने ये कहकर मेरी पोजीशन साफ कर दी कि मैंने तुम्हें छेड़ा नहीं है। पारस ने सर घुमाकर सानी को देखा। सानी अपने चेहरे के सामने अखबार ले आई, ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। एक मुसाफिर ने कहा, एक बार लड़के ने लड़की को छेड़ा, फिर लड़की ने लड़के को गिराना चाहा। पता नहीं दोनों में से कौन एबनॉर्मल है। पारस टॉयलेट की तरफ जा रहा था। सानी ने उसके दिमाग में आकर कहा, मानते हो मैंने बदला लेने में देर नहीं की? वो बोला, बहुत खूबसूरत बदला लिया है, इसीलिए इस खूबसूरत बला से लिपटे हुए थे। तुम इतने हुस्न परस्त क्यों? सानी, मैं किसी के साथ एक रात भी गुजार लूँ तो उसके बदन की महक को कभी नहीं भूलता। मैं हसीना से इसलिए थोड़ी देर तक लिपटा रहा कि इसके बदन की महक मुझे नतालिया की याद दिला रही थी। सानी ने संजीदगी से पूछा, क्या इस सीट पर नतालिया बैठी हुई है? हाँ, और उसके साथ बैठी हुई औरत यकीनन नताशा होगी। तुमने इदारे के रिकॉर्ड रूम में इन दोनों के लबो लहजे को भी सुना होगा। हाँ मुझे याद है, मैं अभी इनके नताशा और नतालिया होने की तस्दीक करती हूँ। पहले हर पहलू पर गौर कर लो। इन दोनों के साथ पोरस भी इसी त्यारे में हो सकता है। ये बहनें पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेती हैं। तुम मुझे बच्ची समझ कर समझा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी उंगली पकड़कर चलने आई हूँ। भाई तुम्हारी जहानत का जवाब नहीं, खुद को बच्ची ना कहकर इशारतन मुझे समझा रही हो कि बालिग हो चुकी हो। क्या मैं नहीं जानता कि तुम मेडिकल ट्रीटमेंट और ऑपरेशन के बाद नए सिरे से जवान हो गई हो? शट अप, अपनी ज़ुबान को लगाम नहीं दे सकते। वो उसके दिमाग से निकल आई। अखबार में मुंह छुपाकर शर्माने लगी। इस अखबार में एक रक्कास अपने साथी रक्कास के बाजू में थी। वो एक इश्तिहारी तस्वीर थी। इस पर नज़र पड़ते उसने शर्माते हुए अखबार को बंद कर दिया। इसे तय करके रखते हुए सोचने लगी, मुझे काम की तरफ तवज्जो देना चाहिए। जनाब तबरेज़ी ने फरमाया था कि हमें सफ़र के दौरान में भारत जाने का मकसद मालूम हो जाएगा। वाकई अब कुछ मालूम हो रहा है। नताशा और नतालिया भारत जा रही होंगी और उनके साथ पोरस भी होगा। उसने पारस के दिमाग में आकर कहा, मुझे पोरस, नताशा या नतालिया में से किसी के भी दिमाग में जाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो तीनों किसी ख्यालख्वानी करने वाले की आमद से परेशान और मोहतात हो जाएंगे। जवाबन हमारे दिमागों में नहीं आ सकेंगे, ना इस त्यारे में हमें पहचान सकेंगे। ठीक है, मैं इस वक्त टॉयलेट के बाहर खड़ा हुआ हूँ, तुम पोरस के दिमाग में जाओ। वो सांस रोकेगा और ये मालूम करने के लिए अपनी सीट से उठेगा कि यहाँ ख्यालख्वानी करने वाला कौन है। मैं यहाँ से त्यारे के आखिरी सिरे तक देख रहा हूँ, शायद मैं उसे बहरूप में भी पहचान लूँ। सानी ने ख्यालख्वानी की परवाज़ की और पोरस के दिमाग में पहुँच गई। उसने सोच की लहरों को महसूस नहीं किया क्योंकि अल्पा वहाँ पहले से मौजूद थी। वो पोरस से कह रही थी, मैं पिछली रात से कई बार नताशा और नतालिया तक पहुँचती रही, लेकिन बेहोशी के बायस उन दोनों के दिमाग कमज़ोर हो गए थे। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। आखिरी बार रात के 3 बजे गई तो मेरी सोच की लहरें उन दोनों के दिमागों से टकराकर वापस आ गईं। महाराज और गुरुदेव ने उनके दिमागों को लॉक कर दिया है। पोरस ने कहा, बिली, इन भाइयों ने तनमीम अमल के जरिए दोनों बहनों को अपनी मामूला और कनीज़ बना लिया होगा। पता नहीं वो उनके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। शायद उन्हें फ्रांस की लेबॉर्ट्री से किसी दूसरे मुल्क या शहर ले गए होंगे। वो दोनों भाई उन बहनों को अपने साथ हिंदुस्तान बुला सकते हैं। दोनों ही हवस परस्त हैं, उनकी इज्जत से भी खेलेंगे और उनकी जान भी लेंगे। उन दोनों की शामत आ गई है, मैं यहाँ से भारत जाऊँगा। एल्पा ने पूछा, हमारे मंसूबे का क्या होगा? क्या तुम एंटी टेलीपैथी दवा तैयार नहीं करोगे? करूँगा।
अब हम भारत में ही एक खुफिया लेबॉर्ट्री कायम करेंगे। मैं इन चारों डॉक्टरों को साथ लेकर जाऊंगा। क्या उस अजनबी और जहरीली दोशीज़ा नासरा को भी अपने साथ ले जाओगे? हाँ, एक तो आइंदा ये जहरीली हसीना मेरे काम आएगी। दूसरी बात यह कि मैं इसकी असलियत मालूम करने के लिए किसी तरह इसकी याददाश्त वापस लाऊंगा। उनकी गुफ्तगू के दौरान में सानी पोरस के चोर ख्यालात पड़ती रही। ये मालूम हुआ कि वो नताशा और नतालिया से बिछड़ गया है और अभी उनके साथ त्यारे में नहीं है, इटली के किसी शहर में है और वहाँ से भारत जाने वाला है। चोर ख्यालात ने यह भी बताया कि बिली डोना एल्पा उसके दिमाग में आते ही कौन से कोडवर्ड्स अदा कर दिए। सानी ने पारस के पास आकर उसे पोरस और बिली डोना की गुफ्तगू के बारे में बताया। पारस ने कहा बिली डोना की टेलीपैथी की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। ट्रांसफॉर्मर मशीन से ये इल्म हासिल करने वालों में सिर्फ एल्पा के पास ये इल्म बाकी रह गया है। यकीनन वह बिली डोना के नाम से ख्यालखानी करते हुए पोरस को धोखा दे रही है। सानी ने कहा वो एल्पा ही होगी, क्योंकि पोरस के साथ जो 4 डॉक्टर हैं वो यहूदी हैं। वो एल्पा और इसराइली काबरीन के ताउन से दवा तैयार करना चाहते हैं। उसे उम्मीद नहीं है कि वह नताशा और नतालिया को जिंदा सलामत हासिल कर सकेगा, लेकिन ये कसम खाकर भारत जा रहा है कि महाराज और गुरुदेव को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उनसे इंतकाम भी लेगा और वहाँ किसी महफूज इलाके में लेबॉर्ट्री कायम करके दवा तैयार करेगा। वैसे वो भी इटली के किसी शहर में है, यानी इस त्यारे में पोरस नहीं है। नताशा और नतालिया सैरज़द हैं और महाराज और गुरुदेव की ताबेदार बनकर हिंदुस्तान जा रही हैं। हाँ, ये दोनों अपनी मर्जी के खिलाफ ये सफ़र कर रही हैं और ये नहीं समझ रही होंगी कि इन भाइयों की मामूला बनकर उनके पास जा रही हैं। तनवीमी अमल के जरिए इनके दिमागों से पोरस को भुला दिया गया होगा और इनके दिमागों को लॉक कर दिया गया होगा। तुमने वो अंगूठी पहनी हुई जो ममा सोनिया पहनती हैं। इस अंगूठी की एक खुफिया सुई के जरिए एसाबी कमज़ोरी की दवा इंजेक्ट की जाती है। तुम दोनों बहनों के एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करके इनके दिमागों में पहुंच सकोगी। मैं ज़रूरी नहीं समझती कि इनके दिमागों को कमज़ोर बनाया जाए। उन दोनों भाइयों को शुबा हो सकता है, वो मोहतात हो जाएंगे। ये दोनों बहनें हमारी नज़रों में हैं। हम मुंबई पहुंचकर एक दूसरे से अलग होकर इन बहनों का ताक़ुब करेंगे। ये जहाँ जाएंगी वहीं दोनों भाई मौजूद होंगे। तुम इस हद तक दुरुस्त कह रही हो। हम उस मुकाम तक पहुंच सकती हैं जहाँ ये बहनें जाएंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ महाराज और गुरुदेव मौजूद हों। वो मोहतात रहकर इन्हें किसी खुफिया अड्डे में बुलाने से पहले पोरस का रद्द-ए-अमल मालूम करते रहेंगे। हमें बड़े सब्र से इनके अहम इक़दामात का इंतज़ार करना होगा। कोई बात नहीं, जब सब्र करने का मूड नहीं होगा तो मैं एल्पा बनकर कोई चाल चलूँगी। हमें मुंबई पहुँचने तक इस मामले के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना चाहिए। हाँ, मुंबई पहुँचने तक कोई नई सूरत हाल सामने आ सकती है। हम किसी और तदबीर पर अमल कर सकते हैं। वो दोनों अपने अपने तौर पर कोई और तदबीर सोचने लगे।